तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स मतलब क्या है? तो फिजिक्स में वो ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, दैट डील्स विद द लाइट स्टडी। लाइट की जो स्टडी होती है उसी को हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स में हम इसको दो पार्ट में देखेंगे। ये देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं नीट के हिसाब से बोलूं तो नीट में ऑप्टिक्स, ओवरऑल ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं एज पर एनसीईआरटी। तो दोनों पार्ट मिला के 5 to 6 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट एग्जाम में। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर है ये। अगर मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल बोलूं, 3 लेवल में अगर आप अपना सिलेबस में डिवाइड करूं, जैसे डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी, तो ये डिफिकल्ट भी नहीं है, ये मॉडरेट भी नहीं है, ये चैप्टर सबसे इजी है। इजी में हम इसको गिन सकते हैं। और डेफिनेटली जितने मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस, 5 to 6 क्वेश्चन एमसीक्यूज इन नीट, वो आपको आना ही आना है। मतलब अगर ओवरऑल पेपर कुछ डिफिकल्ट होगा, इजी होगा, मॉडरेट होगा क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली जो इजी पार्ट होगा, जो इजी पार्ट के एमसीक्यूज होंगे, वो यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। तो इसलिए इतना टफ नहीं होता है। जेई में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है, तो ये हमें अच्छे से आप समझना है। तो मैं इसको दो इसमें डिवाइड करता हूं। ओके, ऑप्टिक्स, राइट। तो हमने उसको दो इसमें डिवाइड किया। किस बेसिस पे डिवाइड किया? तो हमने फर्स्ट रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड इज वे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स बेसिकली क्या बोला मैंने? दिस इज द स्टडी ऑफ लाइट। ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जो लाइट से डील करती हो, लाइट की स्टडी करती हो। तो लाइट जो है, कभी देखो, इसको मैंने ऑलरेडी इसलिए लिख दिया ताकि आपको इसमें ज़्यादा टाइम ना जाए। मैं ये 1 by 1 की भी इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर होने की वजह से। तो देखो, फर्स्ट लाइट जो है वो कभी पार्टिकल नेचर बिहेव करती है, मतलब वो पार्टिकल जैसे बिहेव करती है। तो कभी वेव जैसे, तो कभी वेव जैसे, या कभी पार्टिकल जैसे। अगर लाइट पार्टिकल जैसे बिहेव करके हमें स्टडी करना है, मतलब स्टडी करते हुए लाइट को एज ए पार्टिकल मानना है, तो उस टाइम पे हम उसको पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में, नहीं तो हम उसको पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। अगर हम उसको लाइट को क्या मान रहे हैं? वेव मान रहे हैं। तो नेक्स्ट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। यहां पे क्या है? रे ऑप्टिक्स में हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हम उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट का कैसा प्रोपोगेशन? प्रोपोगेशन मींस ट्रैवलिंग इन मीडियम, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। देन यहां पे लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। यस, जब हम वेव पढ़ेंगे तो उसको ऐसे मान लेंगे कि वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल्ड कर रही है। ओके, देन नेक्स्ट, यहां पे हम कुछ ये टाइप के फिनोमिना पढ़ेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। यहां पे हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, या पोलराइजेशन हो गया। इस टाइप के फिनोमिना हम वे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। और ये वाले फिनोमिना जो है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये हम यहां पे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? फिर रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे प्रोपोगेशन। देखो अच्छे से, यहां पे प्रोपोगेशन इज गवर्न, मतलब ट्रैवलिंग, प्रोपोगेशन इज गवर्न बाय सिंपल जियोमेट्रिकल लॉ, जियोमेट्रिकल रूल। इसलिए इसको रे ऑप्टिक्स को हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ओके, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, स्टैंडर्ड बुक में जनरली इसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोला है। देन यहां पे एक और चीज है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, जनरली ऐसा देखा गया कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। हाँ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, एक्चुअली लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब हम लाइट का नेचर देखेंगे तो वो पहले पढ़ेंगे। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऐसा पार्ट जो कि विजिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज विजिबल, उसी स्पेक्ट्रम जो विजिबल है उसी को हमने लाइट बोला है। जो स्पेक्ट्रम हमें विजिबल नहीं है, जैसे एक्सरेज हो गया, गामा रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, इंफ्रारेड हो गया, ये हमें विजिबल नहीं है, तो हम उसको लाइट नहीं बोलते हैं। बराबर है?
हालांकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही। तो जो वेवलेंथ होता है लाइट का बहुत स्मॉल होता है कंपेयर टू डिवाइस। यहाँ पे जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, डिवाइस मतलब यहाँ पे हम मिरर यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मिरर यूज करेंगे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे प्रिज्म का देखेंगे। तो जितने भी हम यहाँ पे डिवाइसेस यूज करेंगे, लेंसेज देखेंगे, तो उनका जो वेवलेंथ है, उन लाइट का जो वेवलेंथ है कंपेयर टू वो डिवाइसेस बहुत बड़े, लाइट के वेवलेंथ के सामने वो डिवाइसेस बहुत बड़े। तो ये हमें रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया कि उसको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स हमें अलग अलग पढ़ने की क्यों जरूरत है, क्योंकि लाइट एक टाइम पे स्ट्रेट लाइन बिहेव कर रहा है, पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, उसी टाइम पे वेव जैसा भी बिहेव कर रहा है। तो जब हम पार्टिकल की बात करेंगे कि लाइट को पार्टिकल मान लिया, तब हम रे की बात करेंगे, मतलब रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। और जब वेव जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब वो एक टाइम पे वेव भी बिहेव कर रहा है, पार्टिकल भी बिहेव कर रहा है, तब हम वेव ऑप्टिक्स की स्टडी करेंगे, मतलब उसको वेव ऑप्टिक्स के अंडर में हम पढ़ेंगे। तो ये आप पूरा लिख सकते हैं। विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मैंने लाइट प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दी है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसको। ओके, बाद में आपने लिख लेना। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट इज विजिबल। ओके, लाइट इज विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम लूं, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम लूं, मतलब गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम और उसके बाद इंफ्रारेड्स, अगर मैं ऐसा एक स्पेक्ट्रम लूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो उसमें जो विजिबल है, दैट इज अ विजिबल पार्ट, वो अगर देखा जाए, विजिबल पार्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये स्पेशल चैप्टर है, हम ये स्पेशल चैप्टर में देखेंगे। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम जिसका 400 नैनोमीटर से लेके लगभग, मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूं आपको, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर जिसका वेवलेंथ है, वो हमारे लिए विजिबल है, मतलब हम नेकेड आइज से उसको देख सकते हैं। वही आपको पता होगा, बराबर है, विबगॉय, ये आपको पता होगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम, इसी को हमने क्या बोला है, लाइट। मतलब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या, तो यस, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो जो पार्ट है जिसका विजिबल, हमारे नेकेड आई से जो स्पेक्ट्रम हम देख सकते हैं, उसी को लाइट बोला गया है। तो लाइट इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम। अच्छा, कौन से मीडियम में ट्रेवल करती है, तो होमोजीनियस, मतलब at every point the properties is same, that is homogeneous. Isotropic in all direction, properties is same. ऐसे मीडियम में लाइट ट्रेवल्स होती है, ठीक है। मैं वन बाय वन सबको डिस्कस कर रहा हूं। देन ए रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल नेचर जो हम अभी पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स में, वो कैसा ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इसलिए उसको नाम दिया गया रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अगर लाइट को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलते हैं हम रे। इसको क्या बोलेंगे हम, रे। व्हाट इज द रे? रे इज नथिंग बट द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन को जो शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट, रे इज रिप्रेजेंट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज अ रे। अगर नंबर ऑफ रेज अगर है, okay, bundle of rays are there, bundle of rays are there is called beam. इसको क्या बोलते हैं हम, beam. What is a beam? bundle of rays, bundle of rays, बराबर है, एक से ज्यादा। अगर यही रेज कहीं ऐसे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हो, ओके, बंडल ऑफ रेज है, यस, तो इसको हम अगर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं पेंसिल। क्या बोलते हैं हम, पेंसिल जैसा शो कर रहा है ना, पेंसिल ऑफ रेज, पेंसिल ऑफ रेज, बराबर है। तो दिस इज अ बीम, बंडल ऑफ रेज, दिस इज अ सिंगल रेज, बराबर है।
यही नेचर हमें अच्छे से पढ़ना है, लाइट का यही स्ट्रेट लाइन वाला नेचर ही हमें अच्छे से पढ़ना है, इसलिए इसको नाम दिया गया है रे ऑप्टिक्स। तो हमने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है वो अच्छे से रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है। उसके बाद है लाइट इज विजिबल व्हेन इट इज स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टैकल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात बता रहा हूँ कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन कब तक, जब तक कोई ऑब्स्टैकल नहीं आएगा। ऑब्स्टैकल आ जाएगा तो मतलब दूसरा कोई मीडियम आ जाएगा, अरे दूसरा कोई मीडियम आ जाएगा तो वो उसके आर पार जा सकता है, मीडियम पे डिपेंड है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो, नहीं तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन आ जाएगा, मतलब वो वापस आ जाएगी वही मीडियम में जिस मीडियम से वो गई है, मतलब वहाँ पे वो चेंज हो गया उसका पाथ। कब तक, जब तक कोई ऑब्स्टैकल नहीं आता है तब तक पाथ स्ट्रेट लाइन, ऑब्स्टैकल आ गया चेंज, बराबर है। तो वही बोला कि लाइट इज विजिबल व्हेन इट इज स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टैकल। इसका मतलब समझिए, यहाँ से कोई लाइट जा रही है, मुझे पता नहीं चलेगा कि वाकई यहाँ से कोई लाइट जा रही है क्या बात करो सर, क्यों नहीं पता चलेगा? अब कुछ ऐसा हाथ डाल दो, इसका मतलब मैंने ऑब्स्टैकल डाल दिया तभी वो विजिबल हुआ, मतलब वहाँ पे क्या हो गया, वो स्कैटर्ड या रिफ्लेक्शन आ गया वहाँ पे। हम देखते हैं ना बादल में, बादल से जब सन के रेज आते हैं तो क्या वो छोटी छोटी जो रेज होते हैं तो क्या वो स्कैटरिंग इफेक्ट है, स्कैटरिंग इफेक्ट से वो एकदम हमें येलो कलर का दिखने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तभी लाइट विजिबल है जब वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, मतलब कोई ऑब्स्टैकल से टकरा रहे हो, अदरवाइज नहीं। अपने बचपन में खेला होगा, मतलब बचपन में देखा होगा कि विंडोज से कोई रेज आ रही है, लाइट आ रहा है, तो हम अगर ऐसा देखा जाए तो सर वो कुछ ऐसा छोटा छोटा ऐसा बहुत सारे रैंडम मोशन में इधर उधर में होते और हम उसको ऐसे हाथ डाल के इधर उधर करते, उसको डिस्टर्ब करते। इसका मतलब ये हुआ जब मैंने हाथ डाला तभी वो मुझे दिखा कि यार ये तो लाइट है, ये क्या है, लाइट है। फिर सर वो छोटे छोटे क्या आते हैं, अरे वो भी छोटे छोटे पार्टिकल जिसपे वो स्कैटर्ड हो रहा है, जिसपे वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो हमें दिख रहे, वो हमें दिख रहे। अगर सर ये वैक्यूम है तो लाइट वो दिखेगा भी नहीं। अगर यही वैक्यूम है जहाँ पे स्पेस है, जहाँ पे कुछ भी नहीं, तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, हमें लगेगा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन जब बीच में ऑब्स्टैकल जाएगा तो तब दिखेगा कि यस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया लाइट, मतलब ये लाइट रेस है। तो लाइट तो ये इनविजिबल हो गई। सर अभी तो बोला लाइट इज विजिबल, अरे लाइट रेज इज इनविजिबल कब तक, जब तक कोई ऑब्स्टैकल उसके बीच में नहीं आता। वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। तो ये समझ में आया, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओपेक मीडियम एंड ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। तो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब इस मीडियम में, इस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट ट्रैवल आसानी से हो सकती है, लाइट कैन ट्रैवल, ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओपेक मीडियम मतलब लाइट कैनॉट ट्रैवल, यहाँ पे लाइट ट्रैवल नहीं हो सकती, जैसे वुड हो गया, बराबर है ना, से बहुत सारे आयरन वगैरह इसमें से लाइट ट्रैवल नहीं होती है। उसके बाद है ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम का मतलब ये है कि लाइट सम डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी और उसके बाद उसकी इंटेंसिटी कम कम हो जाएगी। हो सकता है ना जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी शुरुआत में तो दिख रहा है लाइट, फिर धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी लाइट की कम हो जाएगी। ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। मतलब लाइट कैन ट्रैवल up to certain distance, okay, and then intensity reduce, ये आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया ये आप अच्छे से लिख लो, 1 by 1 प्रॉपर्टी लिख लो। फिर हम नेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं कि लाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं, जब हम उसको कोई मीडियम पे इंसिडेंट करते हैं तो एक तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, या रिफ्लेक्शन आ जाएगा उसमें, ओके। तो वो प्रॉपर्टी देखते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि इफ लाइट turn back to same medium, अच्छे समझो, लाइट
turn back to same medium if incident on boundary of different medium, incident on boundary of different मीडियम। ओके, तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतनी बड़ी डेफिनेशन समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस फिनोमिना समझ लो अच्छे से। फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, जो कि आपने 10th में पढ़ लिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली वो होता है कि कोई लाइट गिर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है सोर्स से, और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बराबर है ना। जैसे कोई बॉल हम फेंकते हैं, दीवार पे फेंकते हैं, ज़मीन पे फेंकते हैं, तो बाउंस बैक हो जाती है। अगर हम ऐसे फेंक रहे तो बॉल भी ऐसे जाएगी, हम ऐसे फेंक रहे तो बॉल भी ऐसे रिटर्न आएगी। सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही बोलता है कि अगर कोई प्लेन मिरर हम लेते हैं, दिस इज अ प्लेन मिरर, ओके, इसको दिखाने का तरीका होता है कि दिस इज अ मिरर, जो हमारा सिंपल मिरर होता है, ओके, सो दैट इज अ मिरर, ये मिरर है, इसको मैं बोलता हूँ मिरर, ओके। इसकी ये जो साइड है, दो साइड होती है ना मिरर की, ओके, ये पॉलिश्ड, ये कैसी साइड है? पॉलिश्ड, ओके, इसको पॉलिश्ड किया गया है। और दूसरी जो साइड है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टर, उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टर। मतलब जिसमें हम आईने में, हम मिरर में हम देख रहे, वो हो गया रिफ्लेक्टर, और पीछे की साइड है पॉलिश्ड है, ओके। तो जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कहना है, इसको हम एक नॉर्मल यहाँ पे डाल देंगे। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, दिस इज अ नॉर्मल, ओके। अगर इस पॉइंट पे मैं कोई रे इंसिडेंट करता हूँ, इस पॉइंट पे कोई रे इंसिडेंट, रे मतलब मैंने आपको बताया कि रे इज स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट को दिखाने का तरीका है रे, बराबर है। दिस इज अ इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलूंगा मैं? इंसिडेंट रे। कुछ एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल है, मान लो इंसिडेंट का एंगल है आई, ओके। तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से सेम मीडियम में, इसी मीडियम में वापस चली जाएगी, बराबर है ना। ये मीडियम ए है, और ये भी, इधर भी मीडियम कौन सा है? मीडियम ए है। इधर का कोई और मीडियम है मान लो, लेकिन सेम मीडियम में वापस गई। लाइट टर्न बैक टू सेम मीडियम इफ इंसिडेंट ऑन बाउंड्री ऑफ डिफरेंट मीडियम। ये बाउंड्री है, प्लेन मिरर यहाँ पे रखा है, इधर कोई प्लेन मिरर एक खुद मीडियम है, बराबर है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे आया और ये मीडियम फिर से रिटर्न चले गया, इसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलूंगा इसको? रिफ्लेक्टेड रे, बराबर है। दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे और दिस इज अ इंसिडेंट रे। तो ये जो एंगल है, इसको मैं बोलूंगा आर, वेयर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए, इज इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए, ओके। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोल रहा है कि दिस इज लॉ से दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं क्या बोलूंगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ है? नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ है? नॉर्मल के साथ। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी किसके साथ है? नॉर्मल के साथ। नॉर्मल क्या है? तो जो प्लेन है, प्लेन मिरर है, उसको 90 डिग्री, ओके। तो लॉ कहता है कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल मस्ट बी सेम, वेयर दिस इज अ incidence angle and this is a reflection angle, okay। इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल मस्ट बी सेम, ये लॉ ये बोलता है। ये फर्स्ट चीज होगी। सेकंड चीज ये बोलता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल,
ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दो चीजें, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल. इसको मैंने इंसिडेंट एंगल बोल दिया है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल. बोथ मस्ट बी सेम. ये कौन कह रहा है? लॉज ऑफ, मतलब ये रिफ्लेक्शन का लॉ बोल रहा है. और दूसरी बात ये बोल रहा है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन. जैसे यहां पे ये देख सकते हैं, मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और यहां पे है ये नॉर्मल है. ओके, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, इंसिडेंट रे एंगल, रिफ्लेक्टेड रे एंगल मस्ट बी सेम. वन थिंग. सेकंड थिंग, all three things, incident, reflected and normal, must be in same plane. Must be in same plane. तो क्या ये मिरर का प्लेन है? तो नहीं, मिरर का प्लेन ये, दिस इज अ मिरर. ये नीचे क्या है? मिरर है. ये देखो, ये हो गई मिरर, ये इंसिडेंट रे, सॉरी ये नॉर्मल. और इसको यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये दोनों यहां से, ये इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, और ये प्लेन ये हो गया. तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा. ओके, तो इसका अब हम वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, तो ये समझ में आया होगा आपको. इस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा, और इसमें और चीज़ें डिटेल देखते हैं. जैसे कुछ वेक्टर फॉर्म बाद में देखेंगे थोड़ा सा, उसके पहले और चीज़ें इसकी क्लियर कर लेते हैं. एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर किसको बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन जो ये होता है कि ये मिरर है. ओके, यहां से कुछ ऐसी इंसिडेंट रे आई है, और ये इंसिडेंट रे जो है ये कुछ इस तरीके से गई है. तो रेगुलर डिफ्लेक्शन ये होता है कि ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज रेगुलर. रेगुलर सरफेस मतलब क्या? तो रेगुलर आपको तब समझ में आएगा कि मैं कोई डिस्टर्ब, मतलब डिफ्यूज्ड, या उसको मैं बोल सकता हूँ कि रफ सरफेस अगर मैं ले लूँ तो ये रफ नहीं है, ये प्रॉपर एकदम प्लेन सरफेस है. दिस इज अ प्लेन सरफेस. ये क्या है? प्लेन सरफेस है मिरर का, इसलिए इसको प्लेन मिरर भी बोला जाता है. प्लेन मतलब एकदम. ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो भी रेज आ रहे हैं पैरेलल, वो इंसिडेंट्स, जो भी इंसिडेंट्स रे आ रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे. दिस इज हमेशा पैरेलल. ओके, इंसिडेंस रहे या रिफ्लेक्टेड रे रहे, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होते हैं? वो पैरेलल होते हैं. इसलिए क्या होता है, हमें क्लियर इमेज दिखती है. यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे हम, दैट इज अ क्लियर प्लेन मिरर में जो हम देखते हैं. ओके, दूसरा टाइप है इसके अपोजिट, डिफ्यूज्ड. दूसरा कौन सा है? डिफ्यूज. अब उस केस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सिंपल जो मिरर है वो कुछ इस तरीके से होगा. जो मिरर है कुछ इस तरीके से होगा, मतलब रफ सरफेस होगा. ये इनरेगुलर होगा. ओके, ये रेगुलर था, ये इनरेगुलर होगा. तो ऐसे केस में जब मैं ऐसे पैरेलल ये करता हूं तो यहां से तो ये इधर आ जाता है, लेकिन ये जो है इसका जो इंसिडेंस है कहीं इधर आ गया. ये हो गया इंसिडेंस और ये हो गया रिफ्लेक्शन. तो इधर अगर ये तीनों पैरेलल है, लेकिन जब ये रिटर्न जाएंगे, इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड, इसमें और इसमें कोई पैरेलल नहीं. इसका मतलब इंसिडेंस तो पैरेलल डाल रहे हैं आप इमेज देखने के लिए, इमेज फॉर्म होने के लिए, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हमारे आंखों में आएगा तो इमेज फॉर्म नहीं होगी, क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होगी. तो वो सरफेस कैसा होगा? रफ सरफेस. जैसा न्यूज़पेपर एकदम रफ होता है. न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो क्या? इमेज. सर क्या बात कर रहे हो? हमारे यहाँ पे तो न्यूज़पेपर आता है, बहुत प्लेन होता है. अरे वो न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें चेहरा भी दिखता है. अरे वो चेहरा नहीं दिखता, वो तो प्रिंट होता है. तो यस, तो
इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें देखना चाहिए, जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का है। और अलग अलग इंसिडेंस देखेंगे हम, जैसे कोई प्लेन मिरर है, दिस इज अ प्लेन मिरर, अगर इस पे नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए तो रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसा रहेगा, ऐसे ही रहेगा, कोई एंगल नहीं रहेगा। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो होना ही चाहिए बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ उसका नॉर्मल और इंसिडेंस, ये जो इंसिडेंस है और ये रिफ्लेक्टेड है रेज, दैट मस्ट बी सेम, एक ही लाइन में आ गए, बराबर है, देयर इज नो, दिख रहा है ना। तो ये ऐसा नहीं होता है। कुछ मान लो इस टाइप्स का है, ये ऐसा है और इधर से इंसिडेंस आया तो रिफ्लेक्शन भी तो ऐसा जाएगा, बराबर है क्या, स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन। सर ऐसा क्यों, अरे ये नॉर्मल ऐसा रहेगा ना, यहाँ पे नॉर्मल निकालने का तरीका क्या होता है, कैसे निकालेंगे नॉर्मल, कुछ नहीं, इसको नॉर्मल हमेशा इसका जो सेंटर आएगा सर्कल का, ये जो सेंटर आएगा उस सेंटर में से पास होना चाहिए ये नॉर्मल, बराबर है। उसको ये अगर 90 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहेगा, 90 डिग्री, बराबर है। इसको ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलते, क्या बोलते इसको, इंसिडेंस। ओके, तो इस टाइप के हमें समझना चाहिए। मान लो इस टाइप का रहा और इधर से ऐसा इंसिडेंस है, तो क्या करोगे, इस पॉइंट पे हम इसे टेंजेंट निकाल लेंगे और इस टेंजेंट को क्या रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा नॉर्मल, और ये जो एंगल होगा, ये एंगल उतना ही इसका एंगल चाहिए, समझ में आ रहा है, उतना ही इसका एंगल चाहिए रिफ्लेक्शन का और ये इंसिडेंस का। इस टाइप के जो कर्व है वो हम समझना चाहिए। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब और बहुत सारे हमें एग्जाम्पल देखना है। तो अब हम देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इसको बोलते हैं हम डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो अब एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है बेसिकली, तो एंगल ऑफ डेविएशन में ये जो प्लेन मिरर हमने लिया, ओके, यहाँ से इंसिडेंट रे हमने डाल दिया, दिस इज इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, ये एंगल आई है और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगा सेम एंगल पे, दैट इज आर। सो हियर एंगल इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल मस्ट बी सेम, बराबर है। अब क्या होता क्या है कि एक्चुअल में ये जो इंसिडेंट रे है वो सीधा जाने वाला था, बीच में ऑब्स्टेकल आ गया, मतलब उसको ऐसा जाना था, बराबर है क्या, उसको कुछ इस तरीके से जाना था, लेकिन बीच में ऑब्स्टेकल आने की वजह से ये क्या आ जाएगा, इधर रिफ्लेक्टेड हो गया, इधर क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे बन गया, बराबर, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, इधर हो गया। तो ये एक्चुअल अपने जो ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल प्रोपोगेशन, दिस इज ओरिजिनल प्रोपोगेशन, बराबर है, ये ओरिजिनल प्रोपोगेशन है और इससे वो डेविएट हो गया, इससे वो डेविएट हो गया, जितना डेविएट हुआ है दैट इज अ डेविएशन एंगल, ये इतना डेविएट हुआ है, बराबर है, इधर जाना चाहिए था, इधर डेविएट हुआ, तो ये किधर डेविएट हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, ये किधर डेविएट हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको मैं बोलूंगा डेविएशन, इसको मैं क्या बोलूंगा, डेविएशन, ओके, डेविएशन एंगल डेल्टा, डेविएशन एंगल डेल्टा। किस साइड से आपने मेजर किया है, एंटी क्लॉकवाइज, किस साइड से मेजर किया है इसको, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अगर इधर से मेजर करते तो क्लॉकवाइज। तो डेविएशन एंगल कितना है, डेल्टा कितना है, देखिए डेल्टा इज नथिंग बट, अगर देखा जाए तो इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इज सेम, बराबर है, मतलब ये जो एंगल हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ आई, बराबर है, एंड ये पूरा मिला के 180 डिग्री है, बराबर है, 180 डिग्री में डेल्टा अगर निकालना है तो ये 2i माइनस कर दो, खत्म, बराबर। लेकिन ये एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ से मेजर किया हमने, इसका ये क्या लिया हमने, रेफरेंस क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज, ये रेफरेंस ओरिजिनल प्रोपोगेशन डायरेक्शन लिया हमने और एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, बराबर है। तो क्लॉकवाइज क्या होगा सर,
क्लॉकवाइज का बता दीजिए एक बार। क्लॉकवाइज मतलब यहां से ये मेजर करना है, मतलब ये कितना हो गया, ये तो 180 डिग्री हो गया बराबर है, और प्लस ये 2i, प्लस ये 2i, इतना वो डेविएट हो गया बराबर है ना, इधर चले गया ना। तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 प्लस 2i, लेकिन कैसा मेजर किया है फिर वो इधर, क्लॉकवाइज, दैट इज अ क्लॉकवाइज। आपको एग्जाम्पल में देखेंगे, मतलब देंगे कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। सर अगर दिया नहीं है तो इसमें से ये लेना है या लेना है, तो ये लेना है हमें। ओके, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको यही मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है ना। चाहे ये एंगल निकालो, चाहे ये एंगल निकालो, लेकिन ये निकालोगे तो एंटी क्लॉकवाइज बोलो, और ये निकालोगे तो क्लॉकवाइज बोलो। नहीं दिया है ऑप्शन में, दोनों भी करेक्ट है, मतलब दोनों भी है अवेलेबल, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, दैट मस्ट बी द क्लोजेस्ट टू द स्टैंडर्ड। ओके, तो इसको बोलूंगा मैं एंगल ऑफ डेविएशन। यह आप अच्छे से समझ लो कि एंगल ऑफ डेविएशन ओरिजिनल जो डायरेक्शन है, ओरिजिनल प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है उससे वो डेविएट हुआ है, दैट इज अ डेविएशन एंगल डेल्टा, एंड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल कितना है एक्चुअली में, आप 180 माइनस 2i बराबर, और ये कितना है, ये 2i, यस और नो, ये i और ये i, क्योंकि दोनों सेम है, i इज इक्वल टू r। समझ में? अब इस पे हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो मान लो ये लिख लिया आप लोगों ने, पॉज करके स्क्रीन लिख लेना। अगर कुछ इस तरीके से दिया है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i और पाई डिग्री माइनस 2i बराबर है। कहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अदरवाइज ये प्लस होगा। तो मान लो ये प्लेन मिरर है और कुछ इंसिडेंस इस तरीके से होता है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो पूछा है फाइंड डेल्टा डेविएशन एंगल। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक ऐसा नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। ओके, अब नॉर्मल बनाने के बाद अच्छे समझो, नॉर्मल बनाने के बाद हम इसको, ये जो एंगल है 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो ये जो रिफ्लेक्टेड है वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर है। तो ये 60 डिग्री, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में डाल दो। नहीं, फॉर्मूला नहीं है तो इसको एक्सटेंड करो, कितना डेविएट हुआ है देखो डेल्टा, ये कितना डेविएट हुआ है, तो ये डेल्टा कितना होगा, ये टोटल 180 होगा, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। 180 माइनस ये 60 और ये 60, इसको माइनस कर दो, 60 प्लस 60 को क्या कर दो, माइनस कर दो, 120, मतलब ये आ गया 60 डिग्री। ये कितना आ गया डेल्टा, 60 डिग्री। ओके, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमें बोलना जरूरी है, ये आप लिख सकते हो। इंक्लाइन मिरर का देखते हैं कि इंक्लाइन मिरर कैसा होगा। तो इंक्लाइन मिरर मान लो ये आपका सरफेस है। ओके, यहाँ से कुछ मिरर ऐसा हमने इंक्लाइन कर दिया, दिस इज अ मिरर। ओके, इंक्लाइंड मिरर, इंक्लाइंड मिरर, इंक्लाइन मिरर, कुछ ये है 60 डिग्री इंक्लाइन किया हमने, कितना किया है इसको, 60 डिग्री इंक्लाइन किया, और ऐसा हमने रे पास किया, दिस इज अ रे। ओके, ऐसा हमने रे पास किया और पूछा है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, कितना एंगल होगा, मतलब डेल्टा फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे, सिंपल है। यहाँ पे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे नॉर्मल डाल देंगे, इसका नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा। ओके, दिस इज अ नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा। अब ये कुछ मेरे ख्याल से इसको ऐसा सीधा जाना था, बराबर है, इसको ऐसा सीधा जाना था, तो ये इंसिडेंस हो गया। ओके, ये इंसिडेंस हो गया। ये कितना एंगल है देखो, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से ये इस तरीके से हमें अब कुछ ये ऐसा एंगल मिल जाएगा, ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज दिस इज इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड
रे। ओके, ये 90 दिख रहा है लेकिन 90 है नहीं, 630 या ऐसा, क्योंकि ये 60 है और ये इधर ऐसा आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द ओरिजिनल पाथ, दिस इज द ओरिजिनल पाथ, और ये पाथ हमें निकालना है, मतलब दिस इज अ डेल्टा, दिस इज अ डेल्टा। तो निकालना बहुत तरीका है कि ये कितना होगा 30, तो ये 30 + 30 60, मतलब डेल्टा कितना आ जाएगा 180 माइनस 60, तो 180 - 60 अगेन कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यहाँ पे डेल्टा आ गया फॉर द इंक्लाइन सरफेस, इंक्लाइन प्लेन मिरर। अगर ये प्लेन मिरर मैंने ऐसे कि नहीं ऐसा रख दिया तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कष्ट वाली बात नहीं है, बराबर है। तो अब देखेंगे हम वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में फिर उसके और भी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, जैसे हमने इसके प्रॉब्लम देखे।